हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 6 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें। इस पार्ट की स्टार्टिंग में यांगुओ बच्चों को लेकर घर पहुंची होती है। बच्चों को तो यूफिंग के ऊपर पहले से ही गुस्सा आ रहा होता है। अब वो यांगुओ को इस घर से बाहर निकालने के लिए नई नई तरकीबें ढूंढने लगते हैं। बच्ची अपने भाई के कान में कुछ फुसफुसाती है और दोनों भाई बहन फिर यांगुओ को उस घर से बाहर निकालने के लिए लग जाते हैं। तो छोटा वाला बच्चा यांगुओ से बोलता है कि मेरा एक टॉय बेड के नीचे पड़ा हुआ है, क्या आप वहां से निकाल सकती हैं। तो यांगुओ उसमें हामी भरती है और जैसे ही वो बेड के नीचे हाथ डालती है तो उसे कुछ क्रॉल करते हुए नजर आता है। वो हाथ डाल के निकालने की कोशिश करती है तो देखती है कि सामने क्रॉल करता हुआ और कोई नहीं बल्कि एक सांप का बच्चा है। बच्चों को लगा था जब सांप को यांगुओ हाथ में लेके बाहर निकलेगी तो उसे घबरा जाएगी और वो घर छोड़ के भाग जाएगी, बल्कि उल्टा ही हो जाता है। उनका प्लान फेल हो जाता है और यांगुओ सांप को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। वो बच्चों को भी बोलती है तुम्हें इसके साथ खेलना चाहिए। यहाँ पर यांगुओ सांप के बच्चों को एक कंटेनर में करके रख देती है। जब बच्चों को लगता है कि उनका प्लान फेल हो रहा है तो वो अपना प्लान बी स्टार्ट कर देते हैं। छोटा वाला बच्चा यांगुओ के ऊपर अपनी गन लेकर फायरिंग करना शुरू कर देता है। ये गन होती तो टॉय गन है, मगर इसके जो बुलेट्स होते हैं वो यांगुओ के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ से लग रहे होते हैं। यांगुओ उस छोटे वाले बच्चों को रोकने के लिए भी बोलती है मगर वो रुकता नहीं और ये सब पीछे खड़ी हुई बड़ी वाली लड़की बहुत इंजॉय कर रही होती है। यहाँ पर वो लड़की यांगुओ को सजेस्ट करती है अगर आप इन सब चीज़ों से भागना चाहती हैं तो आपके पास वक्त है, आप अभी यहाँ से जा सकती हैं। यहाँ पर यांगुओ उन दोनों को मना कर देती है। दूसरे सीन में हमें रात का वक्त दिखाया जाता है और यूफिंग के ऑफिस का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर यूफिंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी फ़ोटो देखकर निहार रहा होता है। वहीं दिखाते हैं कि यांगुओ की बहन यांगदुओ अभी तक काम कर रही होती है। यूफिंग यहाँ पर यांगदुओ से पूछता है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई। तो वो बोलती है अभी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं ज़रूर से अपना काम करके चली जाऊँगी। यूफिंग के पास किसी का कॉल आता है और यांगदुओ भी समझ जाती है ये और किसी का नहीं बल्कि यूफिंग की गर्लफ्रेंड का ही कॉल है। यूफिंग के कॉल कटने के बाद यांगदुओ को इंस्ट्रक्शन देने ही वाला होता है, उससे पहले ही यांगदुओ से बोल देती है कि मैं समझ गई, आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलने जाना है और कल की मीटिंग मुझे कैंसिल करनी है। यूफिंग के बोलने से पहले ही यांगदुओ को समझ जाना, इसको देखकर दोनों ही हंसने लगते हैं। यहाँ पर यूफिंग का प्यार देखकर यांगदुओ भी अपने सपनों में खो जाती है और वो एक बुक निकाल के उसे निहारने लगती है। दूसरे सीन में हमें यूफिंग को दिखाया जाता है जो कि घर पहुंचा होता है और आज भी घर की स्थिति वही होती है, सामान इधर उधर बिखरा होता है, जिसे देखकर यूफिंग भी फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। जब वो ऊपर आता है तो देखता है यांगुओ अभी बच्चों के कमरे से निकल रही है। यहाँ पर यूफिंग यांगुओ से पूछता है बच्चे सो गए। तो यहाँ पर यांगुओ से रिप्लाई करती है हाँ बच्चे सो गए। यहाँ पर यूफिंग उसके गाल पे कुछ लगा होता है, वो देखकर यांगुओ को रोकने की कोशिश करता है और उसके गाल में से वो निकाल के उसे देता है, जिसे देखकर यांगुओ भी बहुत ज़्यादा हंसने लगती है। इस सीन में हमें दिखाते हैं यूफिंग अपने लिए खाना बना रहा होता है। यहाँ पर वो यांगुओ से पूछने की कोशिश करता है क्या बच्चों ने तुम्हें ज़्यादा तंग किया। तो यहाँ पर यांगुओ बोलती है नहीं, बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, मैंने बहुत इंजॉय किया उनके साथ। यहाँ पर यूफिंग बोलता है कि हाँ मुझे दिख रहा है तुमने कितना ज़्यादा इंजॉय किया। एक्चुअली यहाँ पर यांगुओ के नाक में से ब्लड आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर यांगुओ शॉक और वहीं यूफिंग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है उसकी इस हरकतों पर। यांगुओ यूफिंग को बोलकर वहां से जाने की करती है, वैसे ही यांगुओ के पेट में से एक आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जिसे सुनकर यूफिंग भी बोलता है मुझे लगता है तुम भूखी हो, तुम कुछ अपने लिए बना सकती हो, यहीं पर खा सकती हो। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं यांगुओ अपने लिए बहुत सारा खाना बना रही होती है और तैयार करके वो टेबल पे लेके आती है, जिसे देखकर यूफिंग भी सोचने लगता है ये है तो इतनी छोटी सी और इतना सारा खाना खाती है। यहाँ पर यूफिंग यांगुओ को इतना ज़्यादा एंजॉय खाते देख उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करने लगता है। वैसे ही यांगुओ जैसे ही यूफिंग को देखती है वो बोलती है अगर तुम चाहते हो इनमें से कुछ भी खाना तो तुम ले सकते हो, जिसे देखकर यूफिंग उसे मना कर देता है।
यहाँ पर यूफिंग यांगू से उसकी गर्लफ्रेंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। पहले तो यांगू उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर यूफिंग जब नहीं मानता है तो वो बहाना बनाती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं आपको कल बताऊंगी इन सब के बारे में, जिसे देखकर यूफिंग भी शॉक फील करता है। दूसरे सीन में हमें यांगू और यांदुओ दोनों को दिखाया जाता है, जहां पर यांगू यांदुओ को बता रही होती है कि कैसे यूफिंग मेरे गर्लफ्रेंड के रिलेटेड मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा था। यहां पर यांदुओ से बोलती है यूफिंग को शक नहीं होना चाहिए कि तू यहां पर लेस्बियन नहीं है। यहाँ पर यांदुओ यांगुओ से ये भी पूछती है क्या लेस्बियन की अलग से क्वालिटीज़ होती हैं, क्या वो किसी और तरीके से बिहेव करती हैं। तो यहाँ पर यांदुओ को इन सब के बारे में नहीं पता होता है, तो यांगुओ अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। यहाँ पर यांगुओ की फ्रेंड तो उसे एक स्टेज आर्टिस्ट के पास लेके आती है, जिनसे वो सीखने वाले होते हैं कि कैसे बिहेव करती हैं लेस्बियंस। यहाँ पर तो उस स्टेज आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है और बोलती है मेरी फ्रेंड ये यांगू है, इसे ही लेस्बियन कैसे रिएक्ट करती हैं वो सीखना है। यहाँ पर यूफिंग उसी टीचर्स के केस के रिलेटेड कुछ सर्च कर रहा होता है और कुछ पेपर्स पढ़ रहा होता है। तब तक यांगुओ गेट पर आ जाती है और वो जैसे ही गेट खोलता है तो वो आज यांगुओ का नया अवतार देखता है। यहाँ पर यांगुओ यूफिंग को बोलती है कि कल आपने पूछा था ना कि मेरे और तोतो के रिलेशनशिप में सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है, उससे मुझे फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो यहाँ पर यांगुओ बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे बारे में ये सोसाइटी क्या सोचती है। यांगुओ को यहाँ पर इतना बदला बदला सा अंदाज़ देखकर यहाँ पर यूफिंग भी सोचता है कि ये कितनी ज़्यादा बोल्ड है। यहाँ पर यांगू यूफिंग को बहुत अच्छे से जवाब देकर बहुत ज़्यादा खुश फील कर रही होती है और अपने आप को चेक करने की कोशिश करती है कि वो लड़की ही है ना। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं जब यांगू बच्चों के साथ खेल रही होती है तो यूफिंग उसके पास आता है और बोलता है क्या तुम कल अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मेरे ऑफिस आ सकती हो, जिस पे यांगू भी हामी भर देती है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं यांगू और तोतो दोनों यूफिंग के ऑफिस पहुंची होती है। यहाँ पर यांगू तोतो को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि हम दोनों कपल हैं, ऐसे ही तुम्हें रिएक्ट करना है। यांगू तोतो को ये भी बोलती है कि उसे यूफिंग के ऊपर लाइन नहीं मारना है, उसे अपनी लिमिट में रहना है। तो यहाँ पर जैसे ही तोतो के सामने यूफिंग आता है वो अपनी बात से मुकर जाती है और यूफिंग के ऊपर लाइन मारना शुरू कर देती है। यांगू तोतो को ऐसा करता देख उसे रोकने की कोशिश करती है और उसका हाथ बहुत टाइट से पकड़ लेती है, जिस पे यूफिंग को लगता है ये दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और वो इस पे हंसने लगता है। यहाँ पर यूफिंग यांगू और तोतो को उस केस के रिलेटेड सारी डिटेल बताता है कि कैसे वो टीचर अपनी सेक्सुअलिटी की वजह से काम छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। यहाँ पर यांगू और तोतो उस केस के रिलेटेड यूफिंग की हेल्प करने के लिए दोनों ही तैयार हो जाती हैं। यहाँ पर यांगू जैसे ही घर पहुँचती है बच्चों की बदमाशी फिर से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर छोटा वाला बच्चा अपनी गन लेकर फिर से यांगुओं के पीछे पड़ जाता है और यहाँ पर यांगुओं को बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा होता है, मगर वो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही होती है। बच्चों का जब यांगुओं को घर से निकालने का कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा होता है तो छोटा वाला बच्चा अपनी वाटर गन लेकर यांगुओं के पीछे पीछे भागने लगता है, जिसे रोकने के लिए यांगुओ एक बॉल उठाती है और यूफिंग के फेवरेट स्टैचू पे मार देती है। जैसे ही स्टैचू पे बॉल लगती है वो नीचे जाकर टूट जाता है और जैसे ही पीछे बच्चे देखते हैं कि स्टैचू टूट गया है तो वो बोलते हैं ये स्टैचू तो चाचू का फेवरेट स्टैचू था। जैसे ही यांगुओ को पता चलता है कि ये स्टैचू यूफिंग का फेवरेट था, बस फिर क्या, फिर तो यांगुओ की सामत आई। उसे पता लग जाता है कि अब तो उसे इस घर से निकलने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। यांगुओ यहाँ पर अपने बाल पकड़कर लेटते हुए स्टैचू के पास आती है और उसके सामने आकर बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है कि सब मेरी ही गलती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है।
यांगुओ की हरकतें पीछे से बच्चे भी इंजॉय कर रहे होते हैं और वो गिनवा रहे होते हैं कि ये स्टैचू यूफिंग ने कितनी मेहनत से अपने लिए मंगवाया था और वो इस स्टैचू से कितना ज़्यादा प्यार करता है, जिसे सुनकर यांगुओ और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं जब ये सब यांगुओ को पता चलता है तो वो यांगुओ के ऊपर और ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और बोलती है तो कितनी ज़्यादा लापरवाह है। यहाँ पर यांगुओ का गला भी पकड़ लेती है और वो बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करती है। यहाँ पर यांगुओ उसे रोकने की कोशिश करती है और बोलती है बस बहुत हो गया। यहाँ पर यांगुओ सोफे से उठती है और जाती है किचन में और बड़ा वाला नाइफ ले आती है और यांगुओ से बोलती है मुझे आज ख़त्म ही कर दो, मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं है, सब मेरे साथ ही होता है ऐसा। इसको रोकने के लिए यांगुओ भी उसके पीछे पड़ जाती है। यहाँ पर यांगुओ को समझाने की कोशिश करती है कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई तो सल्यूशन होता है, हम इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सल्यूशन निकाल लेंगे, तुझे मरने की ज़रूरत नहीं है। यांगुओ बहुत मुश्किल से यांगुओ को रोकती है और उसके हाथ से नाइफ लेती है और यहाँ पर उसे काम करने की कोशिश करती है। दूसरे सीन में हमें यूफिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो यांगुओ को ढूंढ रहा होता है। वो आज ऑफिस नहीं आई होती है, जिसे देखकर यूफिंग को लगता है कि यांगुओ तो कभी भी छुट्टी नहीं मारती है, आज कैसे। तो वो यांगुओ उन दोनों बच्चों के साथ मीटिंग करने पहुंची होती है। एक्चुअली यहाँ पर यांगुओ का प्लान कुछ ऐसा होता है कि वो यहाँ पर बच्चों को धमकाना चाहती थी कि अगर वो दोनों नहीं मानेंगे यांगुओ को परेशान करना तो यूफिंग ज़रूर से उनके लिए कोई नई टीचर लेके आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर वो पहले से ही उसे दिखाकर फ़ोटो धमकाने की कोशिश करती हैं कि अगर तुम दोनों नहीं माने और यांगुओ के साथ कोऑपरेट नहीं किया तो ये जो टीचर है अगला, उसको मैं अपॉइंट करूँगी और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है। यहाँ पर दोनों पार्टी एक दूसरे की बात से एग्री करते हैं और दोनों ही प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे और बच्चे बोलते हैं हम यांगुओ को साथ देंगे। दूसरे सीन में हमें यांगुओ और तोतो को दिखाया जाता है जो कि यूफिंग के ऑफिस पहुंची होती हैं और उस टीचर को बहुत समझाने की कोशिश करती हैं कि सेक्सुअलिटी काम में कोई मैटर नहीं करती है। जब उन तीनों को लगता है कि इतना समझाने के बाद भी सामने वाला टीचर इम्प्रेस नहीं हो रहा है तो यहाँ पर यांगुओ बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता है तुम्हारे मॉम डैड तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते होंगे, एक बार तुम्हें अपने मॉम डैड के साथ सामने आमने बात करना चाहिए और उन्हें क्लियरली बताना चाहिए अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में और कैसे तुम उनके लिए इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तुम देखना जब तुम्हारे पेरेंट्स को इन सब बातों के बारे में पता चलेगा तो वो भी तुमसे ज़्यादा गुस्सा नहीं फील करेंगे और तुम्हारी हर बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यांगुओ की इतनी सारी इमोशनल बातें सुनकर सामने वाला टीचर भी इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है मैं अपने मॉम डैड से पूरी कोशिश करूँगा सब कुछ साफ साफ बताकर बात करने की। यहाँ पर टीचर ये भी बोल जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं इस केस को लास्ट तक लड़ूंगा। यांगुओ का सामने वाले टीचर को इतनी अच्छी तरीके से कन्विंस करना यूफिंग को भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर टीचर यांगुओ को बहुत टाइटली हग करता है और उसे थैंक यू बोलता है उसे इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए। सब पीछे खड़े हुए यूफिंग और तोतो भी बहुत अच्छे से देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे होते हैं। केस सॉल्व होने के बाद तो यूफिंग के गुणगान कर रही होती है, जिसे रोकते हुए यांगुओ बोलती है तू ऐसे कैसे किसी के बारे में सोच सकती है, जिसको पीछे खड़ा हुआ यूफिंग भी सुन रहा होता है। यहाँ पर तो यांगुओ को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश भी करती है कि वो बातों बातों में कुछ ऐसा ना बोल जाए जो उन दोनों के रिलेशनशिप को अलग दर्शाए, इसलिए वो इशारों में बोलती है कि यूफिंग पीछे ही खड़ा है और हम लोगों की सारी बातें सुन रहा है।
तो इन दोनों को आपस में बात करने के लिए छोड़कर वहाँ से चली जाती है। यूफिंग यहाँ पर यांगुओ को थैंक यू बोलता है और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस फील कर रहा होता है यांगुओ की किसी भी बंदे को कन्विंस करने की एबिलिटी देखकर। यहाँ पर यांगुओ भी यूफिंग का इतना अच्छा बिहेवियर अपने प्रति देखकर बहुत ज़्यादा खुश फील कर रही होती है और थोड़ी देर बाद अपने आप को रियलाइज़ कराती है कि उसे यूफिंग के प्यार में नहीं गिरना है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं यांगुओ उस स्टैचू को कपड़े पहनाकर उसके साथ पोज बना रही होती है और बोलती है तुम कपड़ों में ज़्यादा अच्छे लगते हो। यांगुओ को ऐसा करता देख पीछे से यूफिंग भी देख लेता है और बोलता है तुमने इस स्टैचू के साथ क्या कर दिया, तुमने इसको कपड़े क्यों पहना दिए। यांगुओ यहाँ पर यूफिंग को रोकते हुए बोलती है दोनों बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, किसी नंगू पंगू स्टैचू को सामने देखेंगे तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसलिए मैंने इस स्टैचू को कपड़े पहना दिए। यांगुओ की ऐसी बातें सुनकर यूफिंग भी शॉक फील करता है और बोलता है तुम्हें किसने बोला इसको कपड़े पहनाने के लिए। यांगुओ यहाँ पर यूफिंग को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है मगर वो उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा होता है। तो पीछे से बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं हमें भी ये स्टैचू कपड़ों में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए हम भी यांगुओ दीदी के साथ ही हैं। बच्चों का इतना ज़्यादा बोलना और यांगुओ के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल जाना यूफिंग को बहुत अच्छा लगता है और वो यांगुओ की इस बात पर मान जाते हैं कि यूफिंग के जो स्टैचू है वो ये कपड़े पहन सकता है। यूफिंग के चले जाने के बाद यांगुओ उन बच्चों को थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। तो यहाँ पर वो बड़ी वाली लड़की जवाब देती है कि ये सब हमने तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए किए हैं। छोटा वाला बच्चा जब यांगुओ के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा होता है तो वह उसकी बहन बोलती है कि जैसे इसने स्टैचू का हाथ तोड़ा है वैसे ही ये तेरा भी हाथ तोड़ देगी। बस इतना ही सुनने की देर थी कि ऊपर से यूफिंग भी ये सब सुन लेता है और बोलता है किसने मेरे स्टैचू का हाथ तोड़ दिया। तब बोलते ही यूफिंग ऊपर से नीचे आ जाता है और उसे शक हो जाता है कि ज़रूर से यांगुओ ने उसके स्टैचू के साथ कुछ ना कुछ तो किया है और वो उसका हाथ देखने की कोशिश करता है। यहाँ पर यांगुओ उसे बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश भी करती है मगर जब वो नहीं मानता है और यांगुओ को साइड में करके उसका हाथ देखने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसके स्टैचू के ऊपर बैंडेड लगा रखी है यांगुओ ने। यांगुओ अपने घुटनों पर जाकर यूफिंग से माफ़ी मांगने लगती है। वहीं पीछे से ये सब बच्चे भी इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर फिर से यांगुओ पूरी बात डिटेल में यूफिंग को बताने लगती है कि कैसे बच्चे उसे तंग कर रहे थे, कैसे उसने अपने आप को बचाने के लिए बॉल फेंक कर मारी तो ये स्टैचू पे जाके लग गए। यहाँ पर यांगुओ यूफिंग से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रही होती है मगर यहाँ पर यूफिंग का नया ही चेहरा देखने के मिलता है। यहाँ पर वो यांगुओ को कुछ नहीं बोलता और बोलता है तुम खड़े हो जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। यहाँ पर यूफिंग का ये चेहरा देखकर यांगुओ और बच्चे दोनों ही शॉक फील करते हैं। यहाँ पर बच्चे कोशिश करते हैं कि यूफिंग को इम्प्रेस कर सकें कि इस सब में यांगुओ की ही गलती थी मगर यहाँ पर यूफिंग उन्हें बोलता है ज़रूर तुम दोनों ने ही कुछ किया होगा इसलिए यांगुओ ने ये किया। यहाँ पर यूफिंग अपने स्टैचू के कपड़े बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यांगुओ को देकर बहुत खुशी खुशी ऊपर चला जाता है जिसे खुश देखकर यांगुओ भी शॉक फील करने लगती है और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती है। इसी मोड़ पे हमारे इस पार्ट की भी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दिया कीजिए और आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। थैंक यू।